हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है विज्ञान मार्केट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का शुरुआत करेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस के, जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है मेल में। तो पहले हम एक रफ पेज में देख लेंगे इसको। तो पहले देखेंगे कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो मतलब लोकेशन होता है वो सेमिनिफरस ट्यूबस होता है, जो कि टेस्टिस में होता है। ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है एक मैट्रिक्स फॉर्म बनने में? 74 days। सो एक लोकेशन जो होता है जमीन का ट्यूबवेल के अंदर होता है, और एक मैच्योर स्पर्म बनने में टाइम लगता है 74 डेज। तो हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि डिप्लॉयड होता है। तो हो गया टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल। ठीक है। अब यहाँ से ये माइटोटिक डिवीजन है, और ये नंबर में बढ़ेगा। माइटोटिक मतलब इसका ग्रोथ जो है माइटोटिक डिवीजन से होगा, और नंबर में और साइज में दोनों में ही बढ़ेगा। तो फिर ये 2n ही रहा। अब ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करेगा। ये आपका हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर होगा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। जो कि है रिडक्शन डिवीजन, एज यू नो। और यहाँ पे दो सेल बनेंगे। दो सेल। तो ये जो दो सेल बने, इसका प्लॉइडी क्या होगा? तो प्लॉइडी एन होगा, मतलब 20 की 23 क्रोमोसोम। फिर से ये दो सेल जाएंगे। हाँ, ये जो बने इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जाएंगे मियोसिस सेकंड डिवीजन में। ये भी आपका रिडक्शन डिवीजन होगा। सो इसके बाद जो इसका प्लॉइडी होगा, बताइए क्या होगा? इसका प्लॉइडी 23 रहेगा, मियोसिस सेकंड में।
क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। फिर से 4 सेल बन गए, म्यूसिक सेकेंड हो गया, और ये आपके बन गए 4 स्पर्मेटिड्स। क्या बन गए? 4 स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड्स। अब ये जो 4 स्पर्मेटिड्स है, इनका डिफरेंशिएशन होगा। So this 4 spermatids gone under differentiation and ये फॉर्म करेंगे आपके 4 mature sperms। हो गया। सो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। तो क्या कहेंगे हम? तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हम स्पर्मेटिड बने, और जो स्पर्मेटिड से हम यहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, या फिर स्पर्म बने, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके। अब ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, उनके अंदर जो सर्टोली सेल्स है, उनके वॉल में इसके हेड एम्बेडेड होते हैं। ये जो स्पर्म होते हैं, इनके हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड होते हैं। तो वहां से जब ये निकलते हैं, उस प्रोसेस को क्या करते हैं? तो दे विल रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल। प्रोसेस क्या होता है? स्पर्मिएशन। ये टर्म भी important है। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। इसको आप इंसर्ट के पैराग्राफ जो दिया है उसको साइड में लिख लीजिए। तो ये जो स्पर्म होता है, इसका लाइफ स्पेन कितने होता है? ये 1 to 2 days फॉलोइंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद 1 to 2 days तक इसका लाइफ स्पेन रहता है। तो ये पे लिख सकते हैं। चलो ये ओके, ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम यहाँ से चलें गेमेटोजेनेसिस। The primary sex organs, the testes in the males and the ovaries in the females produces gametes, that is sperms and ova respectively by the process called gametogenesis. In testes, immature male germ cells spermatogonia spermatogonia था, produces sperms by spermatogenesis that begins at puberty। ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी। जो मेल में होता है वो प्यूबर्टी कब होता है? प्यूबर्टी इन मेल generally from 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होता है। तो प्यूबर्टी के अंदर होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक। माइटोटिक से इनका नंबर बढ़ता है एंड इंक्रीज इन नंबर्स।
Each spermatogonium is diploid. ये diploid होते हैं, contain 46 chromosome. 46 chromosome होते हैं. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो इनके ग्रोथ होने के बाद इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह रहे हैं, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अब ये पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं. A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reduction division, leading to formation of two equal haploid cells. Two equal haploid cells called secondary spermatocyte. तो secondary spermatocyte का पॉइडी क्या होगा? N, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergoes second meiotic division to produce four equal haploid spermatocytes. So secondary spermatocyte meiosis 2 कर रहा है और 4 spermatid बना रहा है. What would be the number of chromosomes in the spermatid? So मैं as usual मैंने पीछे भी कहा कि जब meiosis 2 में as you know कि उसमें chromosome number सेम ही रहता है, तो इसमें भी आपका chromosome number होगा 23 होगा. The spermatids are transformed into spermatozoa or sperms by the process called spermation, spermiogenesis. Spermation क्या है? जब वो सर्टोवली सेल से निकलते हैं, तो जो स्पर्मेटोजोआ है फॉर्मेशन को उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm head become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. Okay. Spermiogenesis starts at the age of puberty. तो पहले भी देखते हैं प्यूबर्टी कब होता है? 9 to 49. तो जो ये डायग्राम देखने से पहले, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पर्मेटोजोआ है, हाँ, तो पहले ये स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम क्या होगा? मेन हो गया, मेन हो गया. देखो सर्टोली सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, सर्टोली सेल आपका ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो स्पर्मेटोगोनियम से होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये भी मेन ही होगा. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या होगा? एन होगा. और जो स्पर्मेटिड है ये भी एन होगा, ये भी एन होगा, सारे हैप्लॉइड होंगे. So spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin-releasing hormone. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. The increased levels of gonadotropin then act on the anterior pituitary gland and stimulate secretion of two gonadotropin, luteinizing hormone (LH) and follicular stimulating hormone (FSH). LH act on Leydig cells and stimulate synthesis and secretion of androgens. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं. आप अपने शक्ति पे चार्ट बना लीजिए. रेगुलेशन ऑफ spermatogenesis बाय सम हार्मोन. तो ये रेगुलेशन कैसा होता है? ये टू सेल टू गोनाडोट्रोपिक मॉडल. टू सेल, क्योंकि दो सेल पे ये हार्मोन काम कर रहा है और गोनाडोट्रोपिन से हो रहा है काम, तो टू सेल टू गोनाडोट्रोपिक मॉडल है. तो इट इज ए टू सेल टू गोनाडोट्रोपिन मॉडल. सो पहले आपका आता है हाइपोथैलेमस. पहले आपको क्या था? हाइपो. इससे आपको पूरा ये डायग्राम बना लिया तो आपको पूरा पैराग्राफ आसानी से समझ जाएगा. तो पहला था हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन.
हाइपोथैलेमस आ गया GnRH। अब ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके सिग्नल देगा। कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो सेल पे एक्शन करेगा। एक हो गया दो हार्मोन रिलीज करेगा। एक हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक हो गया फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक आपका हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा आपका हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच का एलएच का। ठीक है। अभी एलएच कहाँ पे काम करेगा? एलएच काम करेगा लीडिंग सेल, जो कि इंटरस्टिशियल सेल से आपकी सिग्निफिकेंस ट्यूब होती है। और लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करेंगे? एंड्रोजन्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन। अब ये एसएसएच कहाँ पे काम करेगा? काम करेगा सर्टोली सेल्स में, जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब। ठीक है। सर ये क्या रिलीज करेगा? इंद्रोजन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर अगर मान लें कि आपका मतलब ये हार्मोन रिलीज होता जा रहा है हाइपोथैलेमस से और जीएनआरएच रिलीज हो रहा है, फिर ये काम चलता जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इससे बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, जैसे कि प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कॉज एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मींस एब्सेंस ऑफ स्पर्म। तो इस इसको तो रोकने का एक तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि अगर ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता ही गया, नोट प्रोलॉन्ग administration of testosterone testosterone causes एजियोस्पर्मिया। तो एजियोस्पर्मिया कब होता है? जब ये नेगेटिव फीडबैक ऑफ एलएच है, ये बंद हो जाता है, तभी होता है एजियोस्पर्मिया। तो नेगेटिव फीडबैक हम देखेंगे एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन शिप। ठीक है। तो ये कैसे रोकेगा? ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये नेगेटिव फीडबैक देगा। कहाँ पे देगा? टेस्टोस्टेरोन अब ये नेगेटिव फीडबैक जो है देगा एलएच को। और कहाँ देगा? जीएनआरएच को। तो देगा नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, और इससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कंट्रोल होगा। और जो इनिबिन है ये नेगेटिव फीडबैक देगा एसिलेच को। ठीक है, ऐसे ही इसका लेवल कंट्रोल होगा। तो अब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको मतलब इजी बहुत मिलेगा। एसिलेच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। तो हम ये देख लेते हैं। ओके। तो अब हम देखेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका हो गया एक स्पर्म, ये इसका हो गया हेड, और इसका हो गया ये टेल पोर्शन, और ये हो गया नेक। इन पोर्शन
फ्लैजेलम। तो ये जो स्पर्म है इसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। स्पर्म के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर होता है एक्ट्रोजोम। तो जो एक्ट्रोजोम है ये गोल्जी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन होता है। इसको हम एंजाइमेटिक महक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम भरे होते हैं एकदम टाइटली। तो कहते हैं एंजाइमेटिक महक। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें जो एंजाइम होते हैं हायालुरोनाइडेस एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि एक्टोसोमल एंजाइम है जो एक्टोसोमल रिएक्शन में काम आता है। जो जोनल लाइसिन होता है, कोरोना पेनिसिलिन एंजाइम होता है। तो आप ये लिख सकते हो, ये एक्टोसोमल एंजाइम ये मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसोसोम होता है। ठीक है। तो contains hyaluronidase and proteolytic enzymes। ठीक है। न्यूक्लियस कंटेनिंग होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एन होता है। फिर वैक्यूल्स भी होते हैं। नेक हो गया। ठीक है, नेक है। उसके दो होते हैं, एक प्रोसेंट्रियल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियल होता है। वो दो सेंट्रियल होते हैं, एक प्रोसेंट्रियल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियल होता है। जो प्रोसेंट्रियल होता है वो एग में एंटर करता है। इसमें एक होता है प्रोसेंट्रियल, एक होता है प्रोसेंट्रियल होता है एंटर्स इन द एग। ओके। ये आपका होगा मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसका एनर्जी सोर्स होते हैं। क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करते हैं एटीपी। ये एटीपी काम आता है स्पर्म जो टेल है उसकी मोटिलिटी में। स्पर्म बहुत तेजी से वजाइना में इजेकुलेशन के बाद मूव करता है और एम्पुला तक जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसको उसके टेल को बहुत विगरस मोटिलिटी की जरूरत होती है। उस विगरस मोटिलिटी के लिए इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी सोर्स भी कहते हैं स्पर्म का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? generate ATP for मोटिलिटी। ठीक है। ये अ, जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसके लिए एटीपी जनरेट करते हैं। तो स्पर्म का वेलोसिटी कितना होता है? लगभग 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट। और इसका लेंथ लगभग होता है 55 to 60 माइक्रोन। चलता है 55 to 60 माइक्रोन। ठीक है। तो अब देखते हैं, let us examine the structure of sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, and middle piece. Also, head, neck, and middle piece and tail. A plasma membrane envelops the whole body. Plasma में cover करके रखता है. Sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap-like structure acrosome. मतलब cap-like structure. The acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum, क्योंकि ओवम के जो वॉल्स हैं उनको ब्रेक करने में काम होता है। इसमें जो एक्रोसोमल एंजाइम होते हैं वो वॉल को ब्रेक करने में काम आता है। द मिडिल पीस possesses numerous mitochondria। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते भी बताया, क्योंकि मोटिलिटी के लिए।
which produces energy for movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. सो जो स्पर्म होता है इसका जो फाइनल मैच्योरेशन होता है ये होता है जाके वेजाइना के अंदर इजैकुलेशन के बाद, इसको हम कैपेसिटेशन कहते हैं। तो स्पर्म कैपेसिटेशन occur in vagina or female genital tract after ejaculation into female genital tract। तो इसका जो बाद वाला पोर्शन है पढ़ने से पहले हम पूरे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। So volume of semen a single ejaculation contains 2 to 2.5 to 3.5 milliliter। तो नॉर्मल जो semen का ejaculation है सिंगल ejaculation उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ semen in a single ejaculation कितना होता है? 2.5 to 3.5 milliliter। जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है एक फर्टाइल मेल में वो कितना होता है? नॉर्मल स्पर्म काउंट इन ए फर्टाइल मेल तो कितना होता है? 40 to 100 million per milliliter। तो count below 20 milliliter, 20 million per milliliter indicates sterility। 50% persons with sperm count between 20 million per milliliter to 40 million per milliliter is called sterile। The sterile अगर 20 मिलियन से बिलो होगा तो स्टेराइल के अंदर काउंट होगा। तो अगर स्पर्म का काउंट लो हुआ या मोटिलिटी लो हुआ, अगर उसका मॉर्फोलॉजी कुछ मतलब गड़बड़ हुआ तो ये पैरामीटर्स लीड कर सकते हैं इनफर्टिलिटी तक। सो द ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which, for normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size and at least मतलब उसका मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होना चाहिए। 60% स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है मतलब नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट हैव विगरस मोटिलिटी मतलब उसका मोटिलिटी बहुत तेज होना चाहिए एटलीस्ट 40% स्पर्म का। और एटलीस्ट 60% स्पर्म का जो शेप एंड साइज है मतलब जो मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल होना चाहिए। सो इतना ज्यादा स्पर्म क्यों जरूरत होता है फर्टिलाइजेशन के लिए? क्योंकि इसका दो रीजन है। फर्स्टली जो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए जो सोना पेरिफेरल में जो रिएक्शन होता है एक्टोसोमल रिएक्शन उसके लिए उस लेयर को क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जितने ज्यादा स्पर्म होंगे उतने ज्यादा एंजाइम रिलीज होगा तो वो वॉल ब्रेक करने में उतना ज्यादा आसानी होगा। और जो वेजाइना से होके एम्पुला तक का डिस्टेंस कवर करते हैं स्पर्म, ये डिस्टेंस कवर करने में ही बहुत सारे स्पर्म खत्म हो जाते हैं क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये बहुत ही मतलब एक वॉर की तरह है स्पर्म के लिए। तो इस पोर्शन को क्रॉस करने में बहुत सारे स्पर्म यहीं पर ही दम तोड़ देते हैं। तो वेजाइना तक एम्पुला तक पहुंचने के लिए अगर स्पर्म का काउंट ज्यादा होगा तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए उतने स्पर्म पहुंच पाएंगे। इसलिए स्पर्म काउंट हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा स्पर्म काउंट हाई होगा फर्टिलाइजेशन के चांसेस
उतनी ज्यादा हो। सो ये वाला जो क्वेश्चन है उसके पहले हम लोग फ्लोचार्ट बनाएंगे। सीमेंट का फ्लूइड कंपोनेंट क्या क्या होता है? सो सीमेंट जो है ये सिर्फ स्पर्म से नहीं बनता, इसमें जो एक्सोसाइल डक्ट्स एक्सोसाइल ग्लैंड्स है उनके सिक्रेशन भी होता है। तो इसका परसेंटेज क्या होता है, इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या सिक्रेशन होते हैं, वो सब देखने से पहले हम एक फ्लोचार्ट बनाएंगे। आप इंसर्ट टिक है मतलब उस पैरा के बगल में बना लीजिए। अगर उसमें नहीं आता तो अलग पेज में बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस पैरा को बहुत ज़्यादा आसान करते हैं। तो फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सो इसमें तो स्पर्म होगा, स्पर्म के अलावा क्या था? इससे में मैंने प्रोड्यूस होता है मेनली तीन चीजें। तो सेमिनल वेसाइकल सिक्रेशन, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 60%। होता है प्रोस्टेट, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 30%। और होता है वास डिफरेंस, ये करता है 10%। ठीक है। तो जो सेमिनल वेसाइकल है इसमें क्या क्या होता है? इसमें इसका जो सिक्रेशन होता है मेनली इसमें होता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज, ये होता है एनर्जी सोर्स। और क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। ये असल में एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट। तीसरा क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम होता है इसका जो सर्विक्स होता है, जो फीमेल का जो वेजाइना का सर्विक्स होता है वो बहुत ही म्यूकस बहुत ही थिक होता है। तो वो सर्विकल म्यूकस को पेनिट्रेबल बनाता है स्पर्म के लिए, मतलब उसको थिन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन मेक्स सर्वाइकल म्यूकस penetrable by sperm। अब आते हैं प्रोस्टेट पे। उसके जो पहला कंटेंट होता है फिब्रिनोलाइसिन। ये करता है लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेंट इन 15 to 30 मिनट्स। लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेंट इन 15 to 30 मिनट्स। और क्या होता है इसमें? एसिड फॉस्फेट होता है, एसिड फॉस्फेटेस और स्पर्मिन। ठीक है। अब होता है फास्ट डिफरेंस के सिक्वेशन पे। पहला होता है बाइकार्बोनेट।
दूसरा होता है फॉस्फेट। तो यह बना लीजिए इसको करके बताया। Sperms released from seminiferous ducts. Secretions of seminiferous tubules are transported by axillary ducts. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, and prostate are essential for maturation and mortality of sperm. Thus, seminal plasma along with sperms constitute the semen. तो semen किससे बनता है? Seminal plasma and जो sperm है उससे बनता है semen. Sperm plus fluid produced by seminal vesicle plus prostate plus plastic. एफिडेंसी जो है वो बहुत कम होता है. The function of male sex axillary ducts and glands are maintained by testicular hormones which are called androgens. So now let us move on to the oogenesis. So फीमेल में oogenesis होता है ओवरी के अंदर. हमने पहले पढ़ा था फीमेल जेनिटल ऑर्गन, वहाँ पे ओवरी पढ़ा था. तो ओवरी में दो को पोर्शन पढ़ा था. एक पढ़ा था मेडुला जो बीच में होता है और एक पढ़ा था कॉर्टेक्स जो बाहर होता है. और इसमें हमें ये भी पढ़ा था कि इसमें फॉलिकुलर जेनेसिस होता है. सो यहाँ पर जो फॉलिकल होते हैं कॉर्टेक्स में, इनके अंदर होते हैं oocyte. और इस oocyte के अंदर ये जो लेयर फॉर्मेशन होता है, इस लेयर फॉर्मेशन को, इसको पूरा पोर्शन को लेके कहते हैं फॉलिकल. एक फॉलिकल बनता है. oocyte के बाहर लेयर बनता है, उस पूरे लेयर को एक साथ लेके फॉलिकल कहते हैं. तो इस फॉलिकल के अंदर चलता है oogenesis और बाहर चलता है फॉलिकुलर जेनेसिस. इसका जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, इसके जो बाहर का जो लेयर बढ़ता है, उसके अंदर का जो स्पेस बढ़ता है, इसको हम ऐसे रफ फॉर्म में फॉलिकुलर जेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमने रफली देख लिया कि होता क्या है. तो अब हम पढ़ेंगे oogenesis, उसके बाद देखेंगे फॉलिकुलर जेनेसिस. oogenesis. oogenesis जो मेल में जो हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे स्टार्ट होता है? ये कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में. जब प्यूबर्टी आता है, जब मतलब 8 to 14 ईयर से जो मान सकते हैं मेल के लिए, तो ये तब स्टार्ट होता है. लेकिन oogenesis स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ इन द यूटेरस ऑफ मदर. तो oogenesis स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ. तो पहले क्या आता है? oogoनियम. oogoनियम. ये जो oogoनियम है, ये माइटोसिस करके अपने नंबर्स बढ़ाते हैं. नंबर बढ़ाते हैं और प्राइमरी oocyte बनाते हैं. ये माइटोसिस हुआ 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है. ये प्राइमरी जो oocyte है, ये जाता है म्यूसिस 1 के अंदर. ये म्यूसिस 1 शुरू करता है अपने यूटेराइन फेज में, मतलब जब वो मदर के उम में होता है तब ये अपना म्यूसिस स्टार्ट कर देता है. यानी oogenesis स्टार्ट होता है कहाँ पे? बिफोर बर्थ. बर्थ होने से पहले oogenesis स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, म्यूसिस 1 स्टार्ट हो गया. लेकिन ये म्यूसिस 1 कंप्लीट नहीं होता. ये वहीं पर अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में. प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है वहीं पे. arrested in prophase 1
डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। सो ये कहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका, ये हमारा क्वेश्चन है बर्थ, बिफोर बर्थ हो गया। अब बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी देखेंगे, इसमें क्या क्या होगा। तो अब चाइल्ड का बर्थ हो गया, उसका चाइल्डहुड निकल गया, अब आया उसका प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आते ही ये जो एरेस्टेड मियोसिस 1 है ये कंप्लीट होगा। सो कंप्लीट होकर क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। मदर के अंदर क्या था, मतलब जब मदर के उम्र में था तब क्या था, प्राइमरी oocyte। अब बाहर आके चाइल्डहुड गया, और बर्थ हो गया, चाइल्डहुड गया, फिर आया प्यूबर्टी, तब बना सेकेंडरी oocyte। और 2 सेल बनेंगे, और एक क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बर्थ हो गया, चाइल्डहुड निकल गया, यहाँ पर क्या है, प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी आते ही ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा अपना मियोसिस कंप्लीट करके, कंप्लीट्स मियोसिस 1, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 शुरू करेगा प्यूबर्टी के टाइम पे, मियोसिस 2 स्टार्ट किया, लेकिन ये फिर से अरेस्ट हो जाएगा, कहाँ पे, मेटाफेज 2 में, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। अब ये मियोसिस, ये जो 2 है ये तभी कंप्लीट करेगा जब स्पर्म आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। सो सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन होकर सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं, ठीक है, 2 केस हो सकते हैं। एक हुआ कि स्पर्म आ गया, मतलब कॉपुलेशन हो गया, स्पर्म आ गया, ठीक है। स्पर्म प्रेजेंट, स्पर्म आ गया तो क्या होगा, ये अपना जो मियोसिस 2 मेटाफेज 2 में अरेस्ट था ये कंप्लीट हो जाएगा। इट completes meiosis 2 if fertilization occurs। और फर्टिलाइजेशन में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, और फॉर्म करेगा ओवम प्लस सेकेंड, फर्टिलाइजेशन होने से पहले ओवम फॉर्म कराएगा, स्पर्म आ गया, स्पर्म आते ही ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा और बना देगा ओवम, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, सेकेंड पोलर बॉडी। और स्पर्म नहीं आया, मानो कि कॉपुलेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, तो ये बना लेगा persist as corpus luteum, और 14 डेज के बाद ये बना लेगा कॉर्पस, जो फॉलिकल है ये बना लेगा कॉर्पस, और जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया वो डिजेनरेट हो जाएगा, कॉर्पस एल्वेटस। तो ये अपने इंसर्ट के साइड पे बना लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पे,
The formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage, when a couple of million gamete mother cell oogonium are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. So बर्थ के पहले जितने ओगोनिया बन गए उतने ही रह जाते हैं, ये बाद में ऐड नहीं होते। एक बार बर्थ हो गया तो ओगोनियम ऐड नहीं होते। दे सेल स्टार्ट डिविजन एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। ठीक है, प्रोफेज 1 के मियोटिक डिवीजन में ये स्टॉप हो गए एंड गेट टेम्पोरली अरेस्टेड at the stage called primary oocyte. Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells is called primary follicle. ठीक है, a large number of these follicle degenerate during the phase from birth. तो पहले ही बोला था कि ये प्राइमरी oocyte है, इसके आसपास बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर बन जाते हैं और ये बनाता है प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल जो है, ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिजेनरेट, इसको मतलब जब ये होता है बर्थ के पहले बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, लगभग मतलब कह सकते हैं कि 2 मिलियंस के आसपास हो सकते हैं, लेकिन ये एट्रेसिया हो जाते हैं, मतलब डिजेनरेट होकर जाते हैं फॉलिकल एट प्यूबर्टी आते आते, और ये 60 to 80,000 ही रह जाते हैं। ठीक है, दिस एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर left in each ovary. The primary follicle gets surrounded by more layers, granular cells, and new theca are called secondary follicles. तो ये प्राइमरी फॉलिकल क्या बन रहा है, और भी लेयर इसका बन रहा है इसके आसपास, और बन रहा है सेकेंडरी फॉलिकल। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले क्या आया, प्राइमोडियल फॉलिकल। ये क्या होता है, ये कहाँ होता है, फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में हो गया, तो नंबर कितना होता है, लगभग 2 मिलियन। ठीक है, जो प्राइमोडियल फॉलिकल है ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट, इसको कहते हैं एट्रेसिया। और ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ये प्यूबर्टी के टाइम आते आते इनका नंबर रह जाता है 60,000 to 80,000। ठीक है, ये सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होता है, ये प्राइमरी oocyte होता है। तो जो प्राइमरी oocyte होता है इसके आसपास एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जो कहते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, सो जब अब प्यूबर्टी आएगा तो इस पर एक हार्मोन काम करेगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो पिट्यूटरी से रिलीज होगा, एंड इसका जो मियोसिस 1 अरेस्ट था ये स्टार्ट हो जाएगा। द सेकेंडरी फॉलिकल soon transform into a tertiary follicle which is characterized by full cavity called antrum। सो आप देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, आई थिंक हम रब कर सकते हैं। अब आएगा थर्ड नंबर पे सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल के अराउंड मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा, प्राइमरी में था क्या था, एक लेयर था, सेकेंडरी में क्या आएगा, मल्टीपल लेयर। इसके बाहर एक लेयर फॉर्म होगा जिसको हम थीका बोलते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर। इस oocyte को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी इसका प्लॉइडी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये मियोसिस स्टार्ट करता है, मियोसिस स्टार्ट, ठीक है। तो हम रफ लेयर बना सकते हैं कि ये आपका हो गया ये, मान लीजिए आपका प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स के लेयर होंगे, मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर, ठीक है। ये ग्रैन्युलोसा लेयर हो गया, और इसके बाहर होगा और एक लेयर जिसको हम कह रहे हैं थीका। ये आपका थीका हो गया, यहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल्स लेयर हो गया, यहाँ पर प्राइमरी oocyte, ओके। ये अब अरेस्ट हो गया मियोसिस, इसका जो मियोसिस अरेस्ट था ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। मैं थोड़ा कर देता हूँ। सो अब फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, टर्शियरी फॉलिकल। ये टर्शियरी फॉलिकल, इसका मतलब जो सेकेंडरी फॉलिकल था इसका साइज बढ़ेगा और इसके अंदर एक कैविटी बनेगा कॉल्ड एंट्रम। सो fluid filled cavity called antrum is formed. ये कैसे बनेगा, देखिए। मियोसिस 1 कंप्लीट होते ही ये एन हो जाएगा, तो प्लॉइडी घट जाएगा। ये आपका हो गया oocyte, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। पहले वाला क्या था, प्राइमरी oocyte, और ये मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद ये बना सेकेंडरी oocyte। सो इसके बाहर आपका हो गया ये थीका, ठीक है। और थीका हो गया। अब इसके बाहर बनता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या हो, ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर पहले बन गया था, अब ये इसके बेस पे भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर। सो ये आपका बाहर क्या होगा, थीका। थीका का दो लेयर बनेंगे, एक बनेगा थीका इंटरना, इन बनेगा थीका इन एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना है ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस के दौरान, ठीक है। ये आपका होगा एंट्रम, एंट्रम, थीका इंटरना, ये आपका होगा थीका एक्सटर्ना, और क्या क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स ये है, ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। सो जो थीका है दो लेयर आ जाएगा, एक्सटर्नल इंटरनल। और ये उस साइड क्या बन जाएगा, सेकेंडरी साइड। उस साइड कौन सा साइज में होगा,
सेकेंडरी ओसाइट। और क्या फॉर्मेशन होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कौन से स्टेज में फॉर्मेशन होता है? टर्शियरी फॉलिकल में। बॉडी ओके, फिर आपका हो गया टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल। आपने लिख लिया होगा सर। सो अब नेक्स्ट क्या आएगा? ग्राफियन फॉलिकल। कितने नंबर पे आएगा? ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल में और एक क्लियर फॉर्मेशन होगा कॉल्ड जोना पेलुसिडा। सो हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया एकदम बाहर बाहर है, ठीक है। इसके अंदर हो गया सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट हो गया। अब बन लेते हैं ग्रैन्युलोस ओसाइट्स। ज़्यादा नहीं बनेंगे। सो ये सेकेंडरी ओसाइट के बाहर जो लेयर दिख रहा है, बाहर जो लेयर दिखता है तो हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये आपका हो गया एंट्रम। जो बेस पे आपको जो सेल्स दिख रहे हैं ये वाले, इसको कहते हैं क्यूमुलस ओफरस। ये हो गया मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा। ये आपका हो गया सेकेंडरी ओसाइट। ये सेकेंडरी ओसाइट है जो ग्राफियन फॉलिकल में, ये फिर से अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। ठीक है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अब पिट्यूटरी से जब एलएच निकलेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एलएच सड़ जाएगा, तब ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में जाके अपने जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हाँ, ये जो जोना पेलुसिडा है ये नॉन सेलुलर लेयर होता है। ये एक नॉन सेलुलर लेयर होता है सिक्रेटेड बाय ओवा। ठीक है, साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीजेस प्लस एंट्रम का भी साइज इंक्रीज होता है। फॉर्मेशन ऑफ नॉन सेलुलर लेयर कॉल्ड जोना पेलुसिडा। फॉर्मेशन ऑफ नॉन सेलुलर लेयर जोना पेलुसिडा और फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस ओफरस। ओसाइट कौन से स्टेज में होगा? सेकेंडरी ओसाइट, जो एलिस सर्च आने के बाद ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके बाहर निकल जाएगा और एंटरिंग फैलोपियन ट्यूब।
पे क्या आएगा, पिट्यूटरी से LH सर्च, तो क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हो गया और ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, ठीक है। The secondary follicles soon transform into tertiary follicle, which is characterized by fluid-filled cavity called antrum. The theca layer is organized into an inner theca interna, दो लेयर हमने देख लिए, and outer theca externa, ये भी देख लिया। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows into size and completes its first meiotic डिवीजन। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन क्यों है, एक बड़ा सेल बन रहा है, ठीक है, और एक छोटा पोलर बॉडी बन रहा है, इसलिए इसको हम अनइक्वल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। एक बड़ा आपका फॉलिकल बन रहा है और एक छोटा सेल बन रहा है जो इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। सो डिवीजन अनइक्वल है, अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लर सेकेंडरी oocyte, large haploid secondary oocyte and tiny first polar body. So और एक चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी कब होगा। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये एग्जैक्ट के साइड में लिख लीजिए, बहुत काम आएगा डिवीजन के टाइम पे। इन ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे हो रहा है, इन ओवरी। और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ पे होगा, कब होगा, कब होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा और उसके बाहर वाले ओवम के बाहर वाले लेयर को टच करेगा, तब ये म्यूसिस कंप्लीट हो जाएगा। म्यूसिस 2 जो अरेस्ट हो गया था वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सेकेंड तब बनाएगा ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बन रहा है, इन फैलोपियन ट्यूब। जब स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte के सबसे बाहर वाले लेयर को टच करेगा, तब ये जो अंदर का मेटाफेज 2 में अटका था आपका, जो म्यूसिस 2 में, ये कंटिन्यू हो जाएगा और बनाएगा ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। आफ्टर एंट्री ऑफ sperm and before completing fertilization. Okay, next page we will continue. Secondary oocyte retain bulk of nutrition reach cytoplasm of the primary oocyte. Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? ये degenerate कर जाता है और further divide क्यों करेगा? At present we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature follicle called Graafian follicle. जो mature follicle क्या है, Graafian follicle. Graafian follicle से secondary oocyte निकलता है. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. Graafian follicle के जब formation होता है तब zona pellucida formation होता है, देखिए हमने surrounding it. The Graafian follicle now ruptures. कब rupture होता है, जब pituitary से ileus चढ़ जाता है तब Graafian follicle rupture होता है, secondary oocyte निकलता है to release at the 14th day of menstrual cycle secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation.
कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? ये डायग्राम देखेंगे, पहले ये देख लो। तो ये वाला जो पोर्शन है ओवरी का, इसको हम कहते हैं हाइलम ऑफ ओवरी। यहाँ से सारे ब्लड वेसल्स, नर्व, सब कुछ एंटर करता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हाइलम के ब्लड वेसल्स। ओके, ये आपका हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फॉलिकल्स, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल। ये जो बाहर वाला लेयर है ओवरी का, इसको हम कहते हैं सरफेस एपिथेलियम। फिर प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी होगा, फिर बना टर्शियरी, फॉलोइंग शोइंग एंट्रम। ये आपको एंट्रम दिख रहा होगा, फ्लूइड फिल कैविटी। फिर बना ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होता है और ये रीच करता है सेकेंडरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद, और ये पूरा पूरा हो का रहा है, ये कॉर्टेक्स में हो रहा है। ये अंदर का मेडुला होगा, ये बाहर कॉर्टेक्स में, पूरा काम ये कॉर्टेक्स में हो रहा है, फॉलिकल जेनेसिस है। ठीक है, इसको हम ओवम भी बोल सकते हैं। अब ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है, ये फॉर्म करेगा कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम में ये बहुत सारे हार्मोन्स यूज करते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर जो अंदर का लेयर होता है वो फॉर्मेशन करने के लिए, इम्प्लांटेशन के पहले उसको ठीक करता है। तो इसको येलो बॉडी बोल सकते हैं। It has lutein protein and carotene pigment because it has lutein protein and carotene pigment. So ये कॉर्पस लुटियम फिर फॉर्म करता है कॉर्पस एल्बाइकल्स। कॉर्पस, ये हो गया येलो बॉडी, ये आपका हो गया वाइट बॉडी। वाइट बॉडी, ठीक है। डायग्राम देखिए, तो पहले पर आ जाए oogonia, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हो गया, प्राइमरी oocyte फॉर्म कर लिया, आपका प्राइमरी oocyte ये कहाँ होगा, फीटल लाइफ में। ठीक है, ये फिर अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 में। अब डिप्लोटिन स्टेज के, प्रोफेज 1 में डिप्लोटिन स्टेज में। अब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट पैर टू ओव्यूलेशन, बर्थ हो गया, चलो प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी आते ही ये आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो गया, क्या बोलते हैं, म्यूसिस 1 कंप्लीट हो गया। म्यूसिस कंप्लीट होते ही बनाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी आपका फिर बना रहा है ओवम, फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर ये सेकेंडरी oocyte जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर बाहर निकलेगा और जाके जब स्पर्म आएगा, तब ये म्यूसिस 2 कंप्लीट करेगा और बनाएगा ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड म्योसिस में स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटोजोआ। डिफरेंशिएशन के बाद क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कौन सी स्टेज में कितने क्रोमोसोम होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो थैंक यू वेरी मच।